नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में स्थित वीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्रा के शोषण का आरोप सामने आने के बाद छात्र समुदाय में गहरी नाराजगी फैल गई है। इस मामले को लेकर कॉलेज परिसर और उसके बाहर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। छात्र आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। घटना के समय रोते बिलखते छात्रों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने मामले को और अधिक तूल पकड़ा दिया और सभी का ध्यान भी खींचा। छात्रों का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे उनका विश्वास प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन पर कम हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। पहले भी ये कॉलेज विवादों में रहा है, लेकिन इस बार की घटना ने छात्र और प्रशासन के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। छात्र अपने साथी के साथ साथ न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवाज भी उठा रहे हैं। ये मामला न केवल कॉलेज की सुरक्षा और अनुशासन प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि छात्र शिकायतों के समाधान और न्याय के लिए कितने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उधर मुजफ्फरनगर जिले में लगातार बढ़ते दोपहिया वाहन हादसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जनपद में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम नो हेलमेट नो हाईवे एंट्री रखा गया है और इसे दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 समेत सभी प्रमुख स्टेट हाईवे पर लागू किया गया है। अभियान का पहला चरण 5 जनवरी 2026 से शुरू हुआ, जिसमें दुपहिया चालकों को हेलमेट पहनने के लिए विशेष हिदायत दी गई थी और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इसके सफल पहले चरण के बाद सोमवार 12 जनवरी से अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस दौरान एसपी सिटी ने स्वयं अभियान की कमान संभाली और पुलिस फोर्स के साथ हाईवे पर मौजूद होकर दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनने की शपथ दिलाई। अभियान के दौरान 213 दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ हेलमेट न पहनने पर लाखों रुपए के चालान काटे गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक दोपहिया वाहन चालक हेलमेट पहनने की आदत नहीं डाल लेते। अभियान के तहत बिना हेलमेट पहनने वालों को या तो हाईवे पर वापस घर भेज दिया जाएगा या उनके चालान किए जाएंगे। एसपी सिटी ने कहा कि चालान केवल एक चेतावनी और कानूनी दंड है, असली सुरक्षा हेलमेट पहनने से ही संभव है। उन्होंने सभी बाइक चालकों से निवेदन किया कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए घर से निकलते समय हमेशा हेलमेट पहने। इस अभियान के माध्यम से पुलिस प्रशासन ये संदेश देना चाहता है कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का सवाल है। जागरूकता, सख्ती और नियमों के पालन के जरिए ही दोपहिया वाहन चालकों को सुरक्षित यात्रा करने की आदत डाली जा सकती है और सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है। उधर मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की उपस्थिति ने पूरे इलाके में चर्चाओं का विषय बना दिया। तो मेरठ में हुई उस भयावह घटना के बाद मृतक युवक के परिवार से मिलने और उन्हें सांत्वना देने पहुंचे थे, जिसमें युवक को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया था, बल्कि पूरे क्षेत्र में आक्रोश और चिंता की लहर दौड़ गई थी। पहुंचते समय पुलिस ने उन्हें रोक लिया और ट्रैक्टर लगाकर आगे बढ़ने से रोका, ताकि कानून और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस बीच चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, वो पीड़ित परिवार से मिलने से किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे। पुलिस अधिकारी लगातार उन्हें मनाने और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी जिद और संकल्प स्पष्ट था। चंद्रशेखर आजाद ने बार बार कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ परिवार के दुख को समझना और उन्हें मानसिक सहारा देना है। उनकी ये स्थिति इलाके में मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुई। इस पूरी घटना ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया और प्रशासनिक व राजनीतिक पहलुओं पर नजरें एक बार फिर केंद्रित कर दी। यह घटना न केवल उस अपराध की भयावहता को उजागर करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि संवेदनशील और गंभीर मामलों में नेताओं और प्रशासन के बीच संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। साथ ही ये समाज में न्याय और सुरक्षा की आवश्यकता को भी सामने लाता है। सोनू कश्यप एक ऐसी दुखियारी माँ जिसके आंसू नहीं सूख रहे हैं, जो एक बहन जिसको मैंने चिल्लाते हुए सुना कल, जो रो रही है, जिनके घर का कमाने वाले को जला के मार दिया, उस परिवार को मिलने, उनके दुख को सुनने, उनको ये विश्वास दिलाने कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, ये इतना सा काम करने जा रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं अछूत हो गया हूं कि मैं अगर किसी दलित पिछड़े मुसलमान की हत्या कर दी जाएगी, उनको मार दिया जाएगा, तो मैं उनकी मदद करने या उनके आंसू पूछने या उनका साथ, उनका हाथ पकड़ने, उनका हाथ बटाने, उनकी मदद करने नहीं जा सकता। पहले आपको कपसाड़ में जाने से रोका गया, अब यहाँ पे रोका जा रहा है, क्या कारण है? कपसाड़ में कह रहे थे अच्छा माहौल नहीं है, ठीक है, मैं समझ आता है, मुझे नहीं अच्छा माहौल में मान गया, लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए अच्छा माहौल था, वो सब लोग गए। किसने रोका? सिक्योरिटी लेके गई। यहाँ की तो घटना भी नहीं, मुजफ्फरनगर की घटना तो मेरठ की है। क्या सरकार नहीं चाहती कश्यप समाज के लोगों को न्याय मिले? तो ये तो यहाँ घटना भी, यहाँ तो पुलिस ने घटना खोल दी,
पुलिस ने आरोपी पकड़ लिया, पुलिस अपना काम कर दिया, तो मुझे काहे को रोक रहे हो भाई? वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में हनी ट्रैप के तहत युवक से ठगी का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार एक युवक की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया और 3 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस को मामले की सूचना मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लगभग 2 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई, जो ठगी की प्रक्रिया के दौरान ली गई थी। 2 दिन पहले कोतवाली में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित छानबीन और जांच शुरू की। इस गिरोह में एक महिला सदस्य सहित कुल 4 लोग शामिल हैं, जो अब भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। अधिकारी मामले को गंभीरता से देखते हुए फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये घटना न केवल हनी ट्रैप जैसी अपराध की नई तकनीक को उजागर करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि डिजिटल युग में लोग किस तरह अपराधियों के शिकार हो सकते हैं और पुलिस की सतर्कता कितनी आवश्यक है। कल शाम थाना बुढ़ाना पर एक सूचना प्राप्त हुई, जहां पे एक कस्बा बुढ़ाना के रहने वाले निवासी थाने पर आए और उन्होंने बताया कि उनके साथ एक हनी ट्रैप का मामला हुआ है। वो जो उन्होंने बताया कि वो एक महिला के साथ, बागपत की रहने वाली महिला के साथ टच में थे, जो पैसे देके उनके साथ कुछ संबंध पहले बनाए थे, और उनको जो है फोन करके महिला द्वारा बुलाया गया और वो अपने एक अन्य साथी के साथ वहां पे जब घर पे पहुंचते हैं, वहां पे 2 महिलाएं कमरे में होती हैं। वो अपने उनके कपड़े उतारती हैं दोनों आदमियों के, और कपड़े उतारने के बाद अचानक से एकदम वहां पे उनका कहना है कि 4 आदमी जो है कमरे के अंदर घुस आते हैं और घुस के फोन से उनकी आपत्तिजनक जो है फोटोज और वीडियोज उनकी बना लेते हैं, और उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है कि ये फोटो वीडियो वायरल कर दी जाएंगे, तुम्हें बदनाम कर दिया जाएगा या तुम्हारे ऊपर झूठा बलात्कार का मुकदमा लिखवा दिया जाएगा। और इसी तरीके से उसको ब्लैकमेल करके उसके पास से, उसके दोस्तों, उसके रिश्तेदारों से उसको कॉल करवा के अपने यूपीआई के माध्यम से बैंक खातों में 3 लाख रुपए के आसपास मंगवाए जाते हैं। 3 लाख रुपए का इस प्रकार से फ्रॉड होता है। जैसी ही पूरी सूचना मिलती है, तत्काल इसमें सुसंगत धाराओं में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें 2 अभियुक्त उस्मान पुत्र अकरम और शमशू पुत्र आबाद, दोनों आपस में जीजा साला लगते हैं आपस में, और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 2 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं, और जो इन्होंने पूछताछ में बताया कि इनके और 4 अन्य साथी हैं और ये अपनी ही पत्नियों को जो है इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल करते हैं। टोटल 6 लोग इस पूरी घटना में संलिप्त थे। 2 लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके पास से 2 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। तो अन्य शेष अभियुक्तगण हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु भी टीम गठित है। जल्दी उनको भी आने वाले समय में गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 4 दिवसीय जल गुणवत्ता जांच अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया। अभियान के चौथे और अंतिम दिन 8 टीमों ने शहर के 23 से ज्यादा सेक्टरों और आसपास के गांव में 120 से अधिक स्थानों पर रैंडम पानी के नमूने इकट्ठे किए और उनकी जांच भी की। प्राधिकरण ने यह स्पष्ट किया है कि जल आपूर्ति की निगरानी लगातार जारी रहेगी और किसी भी स्थान से दूषित पानी की शिकायत आने पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और जल आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना है। इस पहल से यह संदेश भी गया कि प्राधिकरण नागरिकों के स्वास्थ्य और पानी की गुणवत्ता के प्रति सतर्क है और नियमित जांच के माध्यम से जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर मुजफ्फरनगर में सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर आक्रोश देखने को मिला। सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला गया। बताया गया कि सोनू कश्यप की 7 दिन पहले जलाकर हत्या कर दी गई थी। मृतक सोनू अपनी मौसी से मिलने मेरठ गया था, जहां उसके साथ यह घटना हुई। यह कैंडल मार्च कश्यप एकता मिशन शक्ति के कार्यकर्ताओं ने निकाला। मार्च के दौरान मृतक की बहन ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सोनू के हत्यारों को फांसी की सजा देने की भी मांग की। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को उनसे मिलने नहीं दिया गया। कैंडल मार्च के जरिए प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और न्याय की मांग की है। सोनू भाई के मेरे भाई के लिए निकाला गया है, उसको इंसाफ मिले हैं। जी मुझे इंसाफ चाहिए। हमें मिलने नहीं दिया उनसे, उन्हें बीच में ही रोक लिया। पुलिस ने उनको वहीं पे रोक लिया और हमें भी बीच में से वापस लेके आ गए हैं। पुलिस प्रशासन बहुत गंदा व्यवहार कर रही है हमारे साथ। हमें किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा, जो भी कोई आ रहा है। हम इंसाफ चाहते हैं। अब बुलडोजर बाबा जी कहाँ बैठे हैं? उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? वे कातिल क्यों घूम रहे हैं खुले? उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? आज हम पीड़ित परिवार के घर बैठे हैं सोनू कश्यप जी के पास। ये जो आलागढ़ पड़ता है मेरठ सरदाना क्षेत्र में जी। तो वहाँ पर हमारा भाई अपनी मौसी के यहाँ गया हुआ था। लगभग 7 से 8 दिन हो गए हैं जबकि ये घटना है।
और हमारे भाई को कुछ व्यक्तियों ने, जैसे एक टेम्पो चालक था, उनने अपने साथियों के साथ मिलकर, उसके पास सोनू के पास कुछ पैसे थे, उसके पैसों पे नियत डगमगाई टेम्पो चालक की, और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट करी, अधमरा करा और उसे फिर जिंदा जला दिया गया। सोनू भाई के लिए, मेरे भाई के लिए। वहीं नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने सेक्टर बीटा 2 में हुई युवती दीपा की बेरहमी से हत्या के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हत्या के बाद पूरे कमिश्नरेट में हड़कंप मच गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 6 विशेष टीमें गठित की थी। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसीपी सार्थक सेंगर, एसपी हेमंत उपाध्याय और थाना बीटा 2 प्रभारी विनोद कुमार ने किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को घेर लिया। खुद को घिरा देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और वो पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि हत्या की वजह एक तरफा प्यार और सनक थी। आरोपी लंबे समय से दीपा पर दोस्ती का दबाव बना रहा था। दीपा के मना करने पर आरोपी ने गुस्से में आकर मौका पाकर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को हादसा दिखाने के लिए कार के नीचे फेंक दिया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी सर्विलांस की मदद से महज 30 घंटे में केस सुलझा लिया। देखिए, दिनांक 12 जनवरी 2026 को थाना बीटा 2 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि वादी ने ये सूचना दिया था कि उसकी बहन जो एयरटेल कॉल सेंटर में काम करती थी, वो 11 तारीख को रात्रि को नहीं आई थी। सुबह उसकी जो है शव एक कार के नीचे मिला है। इस सूचना पे तत्काल बीटा 2 पुलिस ने मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया तथा शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई तथा अंतिम संस्कार कराया गया। सीपी मैम के निर्देशन में घटना के अनावरण हेतु, चूंकि उसने हत्या की आशंका जाहिर की थी, तो सीपी मैम के निर्देशन में तत्काल जो है 6 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें इकोटेक थाना और बीटा 2 थाना, एसओजी टीम तथा एसीपी 4 और एसपी फर्स्ट हेमंत उपाध्याय, एसपी 4 सार्थक सेंगर इन्वॉल्व थे। इन लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आज 30 घंटे के अंदर अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है और उससे जो प्राथमिक पूछताछ की गई है उससे ये पता चला है कि इन दोनों के मृतका और इसके बीच कुछ वर्षों पूर्व मित्रता थी और जिसको ये अभियुक्त प्यार समझता था और महिला को जब पता चला तो उसने इससे इनकार किया। देखिए, दिनांक 12 जनवरी। वहीं नोएडा समेत गौतम बुद्ध नगर जिले में बिजली बिल बकाया रखने वालों को ओटीएस योजना के तहत बड़ा लाभ मिल रहा है। ये योजना यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसे 40 साल में पहली बार लागू किया गया है। योजना 3 फेज में चलाई जा रही है। पहला फेज 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला, जबकि योजना फरवरी तक जारी रहेगी। जिले में कुल 48,645 उपभोक्ताओं पर 192 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया था। पहले फेज में 16,542 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और करीब 35 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वहीं जिले में बिजली चोरी के 11,088 मामले सामने आए थे, जिनमें से 1,800 लोगों ने योजना का लाभ लेते हुए 5 करोड़ रुपए जमा किए। इसके अलावा जिले में 7,429 ऐसे उपभोक्ता थे जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद कभी बिजली बिल भरा ही नहीं। ओटीएस योजना के तहत इनमें से 1,665 लोगों ने 5 करोड़ रुपए जमा किए हैं। बिजली विभाग बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी कर रहा है और कॉल के माध्यम से योजना का लाभ लेने के लिए सूचित कर रहा है। फिलहाल जिले में 65% बकायेदारों ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। इस मामले में दादरी, ग्रेटर नोएडा और जेवर क्षेत्र में सबसे ज्यादा बकायेदार है। इस बार जो है, जो लोग हमारे ऐसे उपभोक्ता थे जिन्होंने कभी भुगतान नहीं किया था या लंबे समय से भुगतान नहीं किया था 31 मार्च के बाद, उनके लिए सरकार एक स्पेशल स्कीम इस बार लाई थी, बिजली बिल राहत योजना। और इसकी स्कीम पहले पिछले 40 साल में कभी नहीं आई, क्योंकि जितनी भी स्कीम आती थी उसमें हम केवल ब्याज पर छूट दिया करते थे। पहली बार शासन ने एक ऐसी स्कीम लाया जिसमें ब्याज तो 100% माफ ही था, उसके अलावा चरणबद्ध जो है मूल बकाये में भी छूट दी गई थी। इसको 3 चरणों में लागू किया गया था। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर प्रथम चरण, इसमें ब्याज पे पूरी छूट थी और मूल बकाये पर 25% की छूट थी। उसके बाद फिर एक द्वितीय चरण लाया गया, जिस द्वितीय चरण में भी जो है 100% ब्याज पे छूट थी, लेकिन मूल पे 20% की छूट थी। वो जो हमारा प्रथम फेज था वो हमारा पूरा हो गया। प्रथम फेज में हमारे यहाँ नोएडा में इस श्रेणी के जो लंबे वाले बकायेदार थे वो कुल 48,645 कंज्यूमर थे, जिन पे 192 करोड़ का मूल बकाया था और 120 करोड़ का सरचार्ज।
वहीं गाजियाबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने स्थापना के 29 वर्ष पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस अवसर पर वर्ष 2025 में की गई उपलब्धियों और 2026 के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर जानकारी दी गई। आरपीओ गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिकारी आईएफएस अनुज स्वरूप ने बताया कि मेरठ और गौतम बुद्ध नगर जिलों में बढ़ती आबादी और पासपोर्ट सेवाओं की मांग को देखते हुए अतिरिक्त स्थान की मांग विभाग से की गई थी, जिसे जल्द पूरा करने की संभावना है। वर्तमान में मेरठ में प्रतिदिन 2 काउंटर से लगभग 100 और गौतम बुद्ध नगर में 2 काउंटर से 80 अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2025 में करीब 3.5 लाख पासपोर्ट और 11,000 पीसीसी सेवाएं प्रदान करने का आंकड़ा साझा किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। 2026 में संख्या 3.75 लाख से अधिक होने की संभावना है। आरपीओ का लक्ष्य नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और तेज सेवाएं सुनिश्चित करना है। उधर निषाद पार्टी के मंत्री संजय निषाद को गाजियाबाद पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल के साथ रोक लिया, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। निषाद पार्टी के मंत्री संजय निषाद पूर्व राष्ट्रीय सचिव नरेश कश्यप के भांजे सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने मेरठ जा रहे थे। हाल ही में सोनू कश्यप को जिंदा जलाने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद निषाद समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसी को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मंत्री संजय निषाद को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। मंत्री संजय निषाद का कहना है कि वो पीड़ित परिवार से मिलने शांतिपूर्वक जा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें करीब 2 घंटे से बॉर्डर पर रोका गया है। इस दौरान उनके साथ मौजूद कई कार्यकर्ताओं को भी आगे जाने से रोक दिया गया। मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रशासन अनावश्यक रूप से उन्हें रोके हुए है। घटना की जानकारी मिलते ही निषाद पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। एहतियात के तौर पर बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उधर ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 1 सोसाइटी में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक पक्ष ने खुलेआम दबंगई दिखाने और युवक के साथ गाली गलौज करने का आरोप यहां पर लगाया। घटना का वीडियो पीड़ित पक्ष ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर गाजियाबाद लोनी क्षेत्र इन दिनों अपराध उनमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोनी में एक के बाद एक हो रही हत्याओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला लोनी के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र से सामने आया है, जहां अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए उसके शव को ऑटो के साथ आग के हवाले कर दिया। औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर D1 के पास बुधवार सुबह जब लोग घूमने निकले तो उन्होंने सड़क किनारे एक जला हुआ ऑटो देखा। ऑटो के अंदर एक व्यक्ति का बुरी तरह जला हुआ शव पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। उधर मेरठ के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण के मामले में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की कार्यप्रणाली पर किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद पहले कहते थे कि सड़क से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और जनता ने उन्हें इसी भरोसे पर सदन में भेजा। फिर अब सड़क पर रेस लगाने की क्या जरूरत है? ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि अगर रेस लगानी है तो सदन में शब्दों की रेस लगाइए, सड़क पर नहीं। सड़क पर रेस लगाकर सिर्फ रील बनती है और लोगों को भ्रमित किया जाता है, इससे न्याय नहीं मिलता। उन्होंने कपसाड़ कांड को शर्मनाक करने वाली घटना बताया और कहा कि इस पर राजनीति करना और पूरे समाज को टारगेट करना गलत है। पीड़िता के बयान को स्वीकार करने के साथ साथ निष्पक्ष जांच की मांग भी उन्होंने की। देखो, निंदनीय है वो घटना, शर्मसार करने वाली है। पूरे प्रदेश को, पूरे देश को शर्मसार करा उस घटना ने। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन उस घटना ने सबको नीचा दिखाने का काम करा। लेकिन जिस तरीके से उस घटना पे फिर राजनीति हुई, वो उससे भी घटिया सोच का परिणाम है। हम ये कह रहे कि आप राजनीति करो, किसके लिए करो? देश के लिए करो, प्रदेश के लिए करो, शोषित के लिए करो, पीड़ित के लिए करो। लेकिन जब आप एक व्यक्ति के लिए पूरे समाज को टारगेट करोगे तो हम समझते हैं कि आपके अंदर जहर है। जिस तरह से घटना हुई और जिसके बाद जब लड़की के जो बयान आए, पहले ये था कि लड़का लड़की एक साथ अपनी मर्जी से गए, लेकिन जब लड़की के जो बयान आए उसने लड़के के विपक्ष बयान दिए, उसको लेकर क्या सोचते? देखो, मैं कह रहा कि लड़की के बयान को मानना चाहिए, ठीक है ना भाई। लड़की, मैं क्यों कहूं कि लड़की के बयान नहीं मानना चाहिए? लड़की के बयान मानना चाहिए, मानना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब खतौली कोतवाली क्षेत्र स्थित गंग नहर पटरी के पास झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। महिला के मुंह पर टेप और पन्नी लिपटी हुई थी, जिसे गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत, सीओ खतौली, फॉरेंसिक टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। पुलिस के अनुसार शव पर किसी प्रकार की बाहरी चोट के निशान नहीं है, जिससे अनुमान है कि महिला की हत्या कहीं कर
शव को गंग नहर किनारे ठिकाने लगाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतका की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में आगे की कार्रवाई भी जारी है। अभी थोड़ी देर पहले थाना खतौली पुलिस को जनता के एक व्यक्ति द्वारा, जो खतौली थाना क्षेत्र में गंग नहर है, यहाँ गंग नहर के किनारे पर एक अज्ञात महिला के शव के संबंध में सूचना दी गई थी। तत्काल यहाँ मौके पे आके स्थानीय पुलिस सीओ खतौली और मेरे द्वारा इसका निरीक्षण किया गया है, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि ये एक हिंदू महिला है और इसको जो है इसका मुंह दबा के इसकी हत्या की गई है, क्योंकि इसके शरीर पर कोई खास जहरा चोट का निशान नहीं दिख रहा है। इसके अतिरिक्त इसको बाहर से लाके यहाँ पर डंप किया गया है। पुलिस द्वारा इसका पंचायतनामा और इसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायतनामा भी इसका भरा जाएगा। इसके उपरांत पहचान होने के उपरांत इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और नियमानुसार मुकदमा कायम करते हुए। वहीं मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल मेरठ में हुए सोनू हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से मिलने गया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सपा सांसद हरेंद्र मलिक कर रहे थे। सांसद हरेंद्र मलिक का कहना था कि वो पीड़ित परिवार से को सांत्वना देने और उनका हालचाल जानने पहुंचे हैं। बताया गया कि रास्ते में पुलिस ने सपा के प्रतिनिधि मंडल को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद सांसद हरेंद्र मलिक पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने की बात भी कही। प्रतिनिधि मंडल में सपा नेता राकेश शर्मा, सागर कश्यप सहित दर्जनों पार्टी नेता शामिल रहे। सोनू हत्याकांड को लेकर सपा नेताओं ने प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। तो मेरठ क्षेत्र में सोनू कश्यप की जलाकर की गई हत्या के मामले में प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित परिवार से मुलाकात की और बुधवार को मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मृतक सोनू कश्यप के आवास पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। अधिकारियों ने परिवार को भरोसा दिलाया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मेरठ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही इस पूरे प्रकरण को लेकर मेरठ के एसएसपी ने भी लगातार संपर्क में रहकर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा कि प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और न्याय दिलाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। डीएम साहब और हम पहुंचे थे और हमने जो बताया कार्रवाई हो चुकी है, सख्त कार्रवाई हुई है और जो भी मुलजिम में गिरफ्तार करके जेल भेजा चुके हैं और भी जो भी इसमें कठोरतम कार्रवाई है, मेरी वहां से बात हो चुकी है एसएसपी साहब मेरठ से और वहां भी कठोरतम कार्रवाई और बेहतर कर रहे हैं। बाकी उसको जो भी मुलजिम था उसको कार्रवाई की जा चुकी है, ये हम लोग बताने आए थे इनको। तो इसलिए इस प्रकार की कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि और भी इसमें कोई टिप्पणी की जा सके। सर, जिस तरह से राजनीतिक दल के लोग जो आ रहे हैं लगातार यहाँ राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, नहीं ये कोई बात नहीं है, ये एक क्राइम। उधर नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार थार गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और सड़क पर पलट गई। इस भीषण हादसे में गाड़ी में सवार एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की और घायल युवती को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को क्रेन की मदद से सड़क किनारे कर दिया और यातायात को सुचारू किया। मौजूदा लोगों का कहना है कि युवती को अचानक झपकी लग गई थी, जिससे वाहन पर नियंत्रण खो गया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। उधर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मछलियों से भरी गाड़ी से मछलियां सड़क पर गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई, जिससे किलोमीटर लंबा जाम लग गया और एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। घटना के बाद सड़क पर गिरी मछलियों को उठाने के लिए लोग रुक गए। इस दौरान बड़ी संख्या में वाहन खड़े हो गए, जिससे एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। यातायात बाधित होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और यातायात को सुचारू करने का प्रयास भी किया। यहाँ पे ऐसा हुआ, ये आ रहे थे बिल्कुल बढ़िया से चल रहे थे, कोई दिक्कत ना थी। इसके बाद अचानक से टायर पीछे वाला बट हुआ, उसके बाद इनकी बैलेंस हुआ, बैलेंस होते ही गाड़ी में ये थे मछली वगैरह थी और ट्रैफिक वाले आए और सर भी आए, बहुत सारे लोग आएंगे। तो इन्होंने ये सर ये यहाँ से गाजियाबाद से बुलंदशहर जाने के लिए यहाँ पे ऐसा हुआ, ये आ रहे थे बिल्कुल बढ़िया से चल रहे थे, कोई दिक्कत ना थी। इसके बाद अचानक से टायर पीछे वाला बट हुआ, उसके बाद इनकी बैलेंस हुआ, बैलेंस होते ही गाड़ी में ये थे मछली वगैरह थी और ट्रैफिक वाले आए और सर भी आए, बहुत सारे लोग आएंगे। तो इन्होंने ये सर ये यहाँ से गाजियाबाद से बुलंदशहर जाने के लिए यहाँ पे ऐसा हुआ, ये तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।